बद्रीनाथ में बुरे फंसे भंडारी। बीजेपी के नेता ही राजेंद्र भंडारी के खिलाफ क्यों बागी तेवर अख्तियार करने लगे। वीरेंद्र पाल भंडारी को मनाने की कोशिशें हो रही, लेकिन जो साथ आएंगे, क्या गारंटी है कि वो भीतरघात नहीं करेंगे। और मंगलौर में जिस तरह से आयातित करतार सिंह भड़ाना को लेकर बीजेपी में बातें बन रही हैं, उसके बाद क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत मंगलौर की जीत सुनिश्चित करा पाएंगे। कांग्रेस ने मंगलौर में शक्ति प्रदर्शन किया है, एक मंच पर सारे नेता आए हैं। यही हाल बद्रीनाथ में भी दिखाने का दावा किया जा रहा है। क्या समझा जाए कि लोकसभा चुनाव की करारी हार के बाद अब बीजेपी से कांग्रेस पलटवार करने के मूड में है। दोस्तों नमस्कार, दिनजुड़ा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। बद्रीनाथ से जिस अंदाज में राजेंद्र भंडारी ने 24 घंटे पहले बागियों को लेकर, दल बदलुओं को ले जिस तरह से प्रवचन दिया, और उसके बाद वो अगले दिन उन्हीं कपड़ों में बीजेपी हेडक्वार्टर में भगवा पटका पहने आई, उसके बाद से उनकी छिछालेदर थमी नहीं है। अब भी जब वो चुनावी लड़ाई लड़ रहे हैं तो विधानसभा के सत्र के दौरान का उनका एक बयान, और फिर जो उन्होंने पहले बद्रीनाथ में कहा और उसके बाद वो बीजेपी दफ्तर में नजर आए, वो तस्वीरें रह रहकर उनके विरोधी सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं। खासतौर पर उनका बयान भी वायरल किया जाता है, जिसमें वो कहते हैं कि जब आप विधायक एक पार्टी से हैं और दूसरी पार्टी में बिना पैसे या बिना किसी प्रलोभन के आप जाएंगे क्यों। तो अब वही सवाल लगातार उनके विरोधी बद्रीनाथ उपचुनाव में राजेंद्र भंडारी से भी पूछ रहे हैं कि आप ऐसे यकायक कांग्रेस की विधायकी छोड़कर बीजेपी में पाला बदल करने क्यों चले गए। क्या आपको भी खरीद लिया गया था, क्या आपको भी लालच था। लेकिन बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी के लिए ये उतनी बड़ी चुनौती नहीं जितनी बड़ी चुनौती उनको अंदर ही अंदर बीजेपी के भीतर से महसूस हो रही है। खुद उनके चचेरे भाई वीरेंद्र पाल भंडारी ने ऐलान कर दिया था कि वो 21 जून को अपना नामांकन करेंगे। उन्होंने कहा कि सालों से राजेंद्र भंडारी के खिलाफ बीजेपी में वो लोग बोलते रहे हैं, और अब मंच पर किस तरह राजेंद्र भंडारी से गलबैया करें और जनता के बीच जाकर किस अंदाज में राजेंद्र भंडारी के लिए किस मुंह से वोट मांगे। दरअसल ये पीड़ा तो बद्रीनाथ के हर बीजेपी कार्यकर्ता नेता की है, शायद महेंद्र भट्ट की भी हो, लेकिन चूंकि बड़े ओहदे पर बैठे हैं इसलिए वो अपनी भावनाएं दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर यह चुनौती राजेंद्र भंडारी के सामने अब नजर आ रही है। बद्रीनाथ में, चमोली जिले में, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी बेहद मजबूत होने के बावजूद राजेंद्र भंडारी के लिए वोट मांगना बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के लिए आसान नहीं रहने वाला है। यही वजह है कि बीजेपी अपने स्तर पर पूरी ताकत झोंक रही है ताकि किसी भी तरह की कोई कमी न रहे, क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास भी है कि यहां जब भी उपचुनाव होता है तो जीत सत्ताधारी दल की होती है। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए दो उपचुनाव, बद्रीनाथ का और मंगलौर का, ये बीजेपी के लिए बेहद कठिन चुनौती साबित हो रहे हैं। समझिए खड़े पहाड़ पर चढ़ने जैसा हो गया, क्योंकि एक तरफ मंगलौर की पिच ऐसी है जहां से बीजेपी कभी भी अच्छा स्कोर खड़ा नहीं कर पाई है। चाहे हाल में लोकसभा चुनाव की बात करें, बीजेपी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत जब हरिद्वार संसदीय क्षेत्र की तमाम सीटों से कुछ सीटों पे कुछ हजार वोट के अंतर को छोड़ दे तो बड़ी लीड बनाते चल रहे थे, तब वो मंगलौर में बहुत पिछड़ जाते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत को वहां से 44,100 से ज्यादा वोट मिलते हैं, जबकि त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी प्रत्याशी मात्र 21, साढ़े 21,000, 22,000 वोट के बीच ही अटक जाते हैं। तो कितना बड़ा अंतर है। ये लोकसभा चुनाव का समीकरण है, लेकिन चाहे 2022 का चुनाव देखिए, फिर 2002 का चुनाव, यानी पिछले पांचों विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी के प्रत्याशी बदल बदल कर लड़ाए जाते रहे, लेकिन वो कोई करिश्मा नहीं कर पाए, और वहां से लगातार डोमिनेंस बीएसपी का रहा और उसको कांग्रेस ने चैलेंज किया और उस सीट को कांग्रेस ने जीता। पिछला चुनाव भी काजी मात्र 598 वोट से हार गए थे। इस बार लोकसभा चुनाव की लीड बताती है कि कांग्रेस के लिए वहां फेवरेबल माहौल हो सकता है। लेकिन पहले हम बात बद्रीनाथ की ही करते हैं। बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र से 2022 में राजेंद्र भंडारी ने महेंद्र भट्ट, जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राज्यसभा से सांसद भी हैं, उनको करारी शिकस्त दी थी। लेकिन उसके बाद जब वो लोकसभा चुनाव में पाला बदल करके बीजेपी की तरफ चले जाते हैं, उसके बाद जो बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी थे लोकसभा चुनाव के, कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल के मुकाबले उनको बद्रीनाथ में अच्छी खासी लीड मिलती है। करीब 8,500 वोटों की लीड वहां से लेकर के अनिल बलूनी आगे बढ़ते हैं।
लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या राजेंद्र भंडारी के लिए भी जो महीने भर पहले अनिल बलूनी के लिए 2 महीने पहले जो हालात थे वो राजेंद्र भंडारी के लिए रहेंगे, क्योंकि राजेंद्र भंडारी को बीजेपी में स्वीकारने को लेकर के बड़ा एक जो कार्यकर्ताओं का नेताओं का वर्ग है वो तैयार नहीं है। खुद वीरेंद्र पाल भंडारी, जिन्हें राजेंद्र भंडारी का चचेरा भाई बताया जाता है, वो तक बागी चुनाव लड़ने, बगावत करके चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वो राजेंद्र भंडारी के क्षेत्र से ही, पोखरो ब्लॉक से आते हैं। हालांकि वहीं से लखपत बुटोला कांग्रेस प्रत्याशी भी आते हैं, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने बगावत का सुर फूका था और उसके बाद उनकी मान मनौवल की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि उनको मना लिया जाएगा और वो 21 जून को नामांकन नहीं करेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा था। ग्रामीण अध्यक्ष वो रहे हैं पाखरो ब्लॉक में बीजेपी के, तो इस लिहाज से पुराने कार्यकर्ता हैं। और उन्होंने जो बात कही, दरअसल वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का प्रकटीकरण ही है कि हम लगातार सालों से राजेंद्र भंडारी के खिलाफ बोलते आए हैं, उनको निशाने पर लेते आए हैं। जिस तरह से राजेंद्र भंडारी, उनकी पत्नी पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उनको स्थानीय स्तर पर बीजेपी नेता ही एक्सपोज करते रहे हैं, लेकिन अब उनके साथ मंच पे खड़े होकर गलभैया करनी है, उनको फूल मालाएं भी पहनानी है और उनके लिए गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव जाके वोट भी मांगने हैं। ये बीजेपी के तमाम वहां के बद्रीनाथ के कार्यकर्ताओं के सामने संकट तो है, लेकिन पार्टी धर्म निभाना है और बीजेपी अपने आप को अनुशासित पार्टी बताती है। ये हमने देखा भी है कि बड़े बड़े नेताओं के टिकट कट जाते हैं, लेकिन कोई उफ तक नहीं करता है। इसी लोकसभा चुनाव में, इसी बद्रीनाथ जो गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के अंदर आता है, वहां से तीरथ सिंह रावत का जो सिटिंग सांसद होते हैं उनका टिकट कट जाता है, हरिद्वार से निशंक का टिकट कट जाता है, लेकिन एक भी कार्यकर्ता उफ तक नहीं करता। इसे पार्टी के अनुशासन के तौर पर स्वीकार किया जाता है। तो क्या वो तमाम कार्यकर्ता राजेंद्र भंडारी को भी स्वीकार करेंगे? जो शुरुआती संकेत, जो रुझान आए हैं वीरेंद्र पाल भंडारी के जरिए, वो तो बताता है कि ऐसे कई और वीरेंद्र पाल भंडारी जैसे और कई बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी हैं बद्रीनाथ में, जो बहुत मन से राजेंद्र भंडारी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इससे राजेंद्र भंडारी की टेंशन बढ़ी हुई है और साथ ही जो बीजेपी का प्रदेश का नेतृत्व है उनकी भी टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि किसी भी कीमत पर बीजेपी इस सीट को लूज नहीं करना चाहेगी, क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास रहा है यहाँ पर 2004 के द्वाराहाट उपचुनाव को अगर छोड़ दे तो सभी उपचुनाव यहाँ सत्ताधारी दल जीते। उपचुनाव का मतलब सत्ताधारी दल की जीत है। तो बीजेपी भला क्यों चाहेगी कि ये परिपाटी बदले, और वो भी तब जब हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी को कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल के मुकाबले करीब करीब 8,500 वोटों की लीड बद्रीनाथ से मिली है। तो निश्चित तौर पर राजेंद्र भंडारी कहेंगे कि इसमें उनका भी योगदान रहा है। तो अब बीजेपी रिटर्न गिफ्ट के तौर पर उनकी बद्रीनाथ से जीत सुनिश्चित करे। लेकिन जिस तरह के हालात वहां पर नजर आ रहे हैं कि क्या वाकई बीजेपी के जो काडर्स हैं, पदाधिकारी, नेता हैं, जो मंच पर राजेंद्र भंडारी के साथ खड़े होंगे, उनकी जीत के लिए हुंकार भरेंगे, वो वाकई उनका साथ भी देंगे। क्योंकि उत्तराखंड में भीतरघात सियासत में कोई नई बात नहीं है। हमने यहाँ सिटिंग सीएम होते हुए खंडूड़ी है जरूरी नारे के बीच जनरल खंडूड़ी को कोटद्वार से हारता हुआ देखा है, और हमने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खटीमा में हारते हुए देखा है, कई मंत्रियों को भी हारते हुए देखा। जिसके बाद यही बीजेपी का निष्कर्ष इसमें समीक्षाओं में यही निकला कि पार्टी काडर्स के नेताओं के एक तबके ने भीतरघात करके बड़े नेताओं को चुनाव हरवाया। तो क्या राजेंद्र भंडारी जैसे वट वृक्ष को इतना आसानी से बद्रीनाथ का जो बीजेपी का जो काडर है, बीजेपी का जो पदाधिकारी तबका है, या जो नेताओं का तबका है, वो स्वीकार करेगा? क्योंकि बहुत सारे नेता वहां लगातार जो महेंद्र भट्ट वर्सेस राजेंद्र भंडारी की लड़ाई थी उसके साक्षी थे और इंतजार कर रहे थे कि इन दोनों, क्योंकि कांग्रेस में भी लखपत बुटोला लगातार इंतजार कर रहे थे कि राजेंद्र भंडारी अगर दाएं बाएं हो तो उनको मौका मिले और वो विधानसभा पहुंचने का अपना सपना पूरा करे। वो जिला पंचायत अध्यक्ष तक रह चुके थे और उनके निशाने पर या उनके लक्ष्य पर विधानसभा ही थी, तो इस बार उनको मौका कांग्रेस ने दिया है। इसी तरह से बीजेपी के भीतर भी कि वहां के नेताओं, कार्यकर्ताओं का एक बड़ा तबका, पदाधिकारियों का ऐसा है जो इंतजार कर रहा था कि ठीक है महेंद्र भट्ट चुनाव हार गए, राज्यसभा अगर चले गए हैं तो वहां से अब नई नेताओं की पौध है वो तैयार होगी और उनको मौका मिलेगा और विधानसभा में नया चेहरा वहां भविष्य में पहुंचेगा। लेकिन इसी बीच राजेंद्र भंडारी पाला बदल के बीजेपी आ जाते हैं, तो ये किस तरह स्वीकार था? क्योंकि ये चीज इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण, हम लगातार इशू कह रहे हैं कि गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में बीजेपी को जीत मिली है, इसके बावजूद जो बद्रीनाथ की चिंता इस नजरिए से भी बढ़ रही है कि आप देखेंगे इसी लोकसभा चुनाव की अगर आप बात करें, इस लोकसभा चुनाव में करीब 25 से 26 ऐसे दल बदलू थे जिन्होंने ठीक चुनाव से पहले पाला बदला और वो अलग
पार्टियों को, कांग्रेस या दूसरे दलों को छोड़ करके बीजेपी में आए थे, उनको टिकट भी दिया गया था, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड जीत का बेहद खराब है। ऐसे 25-26 नेताओं में से, सांसद का जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों में से 20 के आसपास लोगों की हार, और ये बड़े चेहरे थे। आप राजस्थान की बात करेंगे, ज्योति मिर्धा कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आई, वो चुनाव लोकसभा का हार गई। आप अगर पंजाब की बात करेंगे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के, उनकी पत्नी प्रणीत कौर कांग्रेस की सांसद थी, इस्तीफा देके आई, बीजेपी ने टिकट दिया, वो चुनाव हार गए। सिर्फ चुनाव ही नहीं हारी, वो तीसरे नंबर पर चली गई। वहीं से रवनीत सिंह बिट्टू थे, वो जिनको अभी मंत्री भी हारने के बावजूद बनाया, वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, वो चुनाव हार जाते। इस तरह से एक पूरा सिलसिला कई राज्यों में देखने को मिला है, जब लोगों ने अपनी पार्टी छोड़ी और वो बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़े और वो चुनाव हार गए। 25 ऐसे चेहरों में से 20 ऐसे बड़े चेहरे चुनाव हार गए। वो बंगाल में भी हैं, वो उड़ीसा में भी, और कई ऐसे राज्यों में देखा गया। बड़ा सवाल ये कि क्या, और खासतौर पर चूंकि हिमालयी राज्य उत्तराखंड के बगल का जो पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश, वहां भी देखा गया है कि जो 6 कांग्रेस के विधायक पाला बदल करते हैं और दल बदल करके बीजेपी में शामिल होते हैं और बीजेपी उन्हें उपचुनाव में टिकट भी देती है, उनमें से 4 लोग चुनाव हार जाते हैं। 4 दल बदलुओं को चुनाव हरा देती है हिमाचल की जनता। वही हिमाचल की जनता जो लोकसभा चुनाव की चारों सीटें प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी को देके बंपर समर्थन देती है, लेकिन जब दल बदलुओं का फैसला करने का वक्त आता है तो 6 में से 4 को बुरी तरह से हिमाचल की जनता हरा देती है। ये चिंता राजेंद्र भंडारी के सामने बड़ी है कि तो बीजेपी के भीतर जो खुसर पुसर है राजेंद्र भंडारी को लेकर के वो, और ऊपर से जो ट्रेंड है जनता का कि वो दल बदलुओं को लेकर के इस लोकसभा चुनाव में संकेत आया कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उनके लिए नहीं है। तो क्या राजेंद्र भंडारी इस चीज से बच पाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। और दूसरा, जिस तरह से लखपत बुटोला वहां तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको काफी पहले से एहसास हो गया था, चाहे जिला पंचायत की राजनीति रही हो, वो कांग्रेस के भीतर रहते हुए भी लगातार जो 2 ध्रुव थे, 2 धड़े थे बद्रीनाथ की राजनीति में, एक छोर पर राजेंद्र भंडारी 2012 के बाद से डटे हुए थे, तो दूसरे छोर पर लगातार लखपत बुटोला डटे हुए थे। और किस अंदाज में दोनों में 36 का आंकड़ा था, इसका मैं एक उदाहरण आपको देकर के बताता हूं। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान वहां कवरेज के सिलसिले में मैं वहां पर जब गया तो हमने देखा कि वहां तत्कालीन सीएम, चूंकि तब सिटिंग सीएम हरीश रावत थे, और हरीश रावत से राजेंद्र भंडारी ये कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं बद्रीनाथ का चुनाव जीतूं तो लखपत बुटोला को यहां से लेकर जाइए। वहां से हरीश रावत, क्योंकि मैं इस दिन कैंपेन में हरीश रावत को कवर कर रहा था, 24 घंटे नेता के तौर पर मैं हरीश रावत के साथ उस दिन था, तो हरीश रावत हम जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे उसी हेलीकॉप्टर में लखपत बुटोला को लेकर के उनको हरिद्वार ग्रामीण में उतार देते हैं। और ये कहा जाता है कि जब तक चुनाव संपन्न ना हो, हरिद्वार ग्रामीण में वो तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत उनको जिताने के लिए काम करे। इस अंदाज में दोनों नेताओं के बीच कांग्रेस के भीतर का रिश्ता रहा। ये अलग बात है कि फिर राजेंद्र भंडारी वो चुनाव लूज कर गए थे, वो चुनाव हार गए थे, लेकिन किस तरह का परस्पर विश्वास और सौहार्दपूर्ण रिश्ता था राजेंद्र भंडारी और लखपत बुटोला का, वो मैंने इस दृष्टांत से, उदाहरण से आपके सामने रखा। तो ये बड़ी वहां चुनौती है। अब बात मंगलौर की कर लेते हैं, क्योंकि लखपत बुटोला को भी अब खुद को बद्रीनाथ में साबित करना पड़ेगा, और राजेंद्र भंडारी को भी बीजेपी के भीतर जो उनके खिलाफ जो बगावती तेवर है उनको शांत करते हुए चुनावी लड़ाई को जीतना पड़ेगा। वहां पर बीजेपी संगठन की भी परीक्षा होनी है। मंगलौर की अगर बात करें तो मंगलौर में बीजेपी और ज्यादा दुविधा में है, क्योंकि वहां बद्रीनाथ में तो कांग्रेस के विधायक को तोड़कर के बीजेपी में लाया गया, लेकिन मंगलौर में तो इससे भी एक कदम आगे बीजेपी चली गई है। और वो प्रत्याशी ऐसे आयातित प्रत्याशी हैं, वैसे तो कांग्रेस आरोप लगाती है दोनों प्रत्याशी आयातित है, लेकिन मंगलौर में तो करतार सिंह भडाना के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शायद ही कोई राज्य उत्तर भारत का छोड़ा हो जहां से वो चुनाव न लड़े हो। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, हरियाणा से तो खुद हैं ही वो, या राजस्थान हो, और अब उत्तराखंड, जहां से वो चुनाव लड़े हो शायद ही कोई दल छोड़ा हो। बीजेपी में 2019 से पहले भी आए थे, टिकट नहीं मिला तो फिर वापस चले गए, 22 में फिर बीएसपी से, और उससे पहले 12 में आरएलडी से, कांग्रेस, बीजेपी, तमाम दलों से हो हा करके वो यहाँ पर हैं। अब बड़ा सवाल ये कि बीजेपी के भीतर मंगलौर में ये चीज चल रही कि एक तो ऐसे समय में जिस सीट को पिछले 5 विधानसभा चुनाव से बीजेपी कभी जीत नहीं पाई, या अच्छी लड़ाई भी वहां नहीं दे पाई, क्योंकि वहां का जो मुस्लिम और दलित का वोटों का समीकरण है वो बीएसपी के पक्ष में जाता है, इसीलिए 5 विधानसभा चुनाव में से 4 बार वहां बीएसपी को जीत मिली। बीएसपी के ही टिकट पर 2 बार वहां 2002 और 2007 में काजी निजामुद्दीन जीते थे। 2012 में वो कांग्रेस के सिंबल पे लड़ते तो हार जाते हैं, फिर 17 में वो फिर चुनाव जीतते हैं, और 22 में 598 वोट से फिर हार जाते हैं।
बड़ा सवाल ये है कि जिस सीट पे 40-45% तक मुस्लिम वोटर है, 18-20% दलित वोटर है, वहां बीजेपी क्या करिश्मा दिखा सकती है करतार सिंह भड़ाना के रूप में। करतार सिंह भड़ाना को साधन संपन्न नेता माना जाता है, संसाधनों की उनके पास कमी नहीं है, तो क्या वो अपने संसाधनों का जादू वहां दिखाएंगे और उसके बाद चुनाव को जीत लेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। और वहां भी बीजेपी काडर्स के भीतर ये एक नाराजगी और असंतोष जरूर है कि आप कहां से प्रत्याशी लेकर के आए। क्या आपको उत्तराखंड में एक भी काबिल प्रत्याशी नहीं मिला है वहां चुनाव लड़ाने के लिए, या आपने इतना बड़ा जुआ खेला है करतार सिंह भड़ाना जैसे नेता को वहां उतारा गया है। ये प्रश्न मंगलौर में भी बीजेपी के भीतर चल रहा है। बड़ा सवाल ये कि वहां पर जिस तरह से विधानसभा पालक के तौर पर नए नवेले सांसद बने हरिद्वार के त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनको जिम्मा दिया गया है, तो क्या वो इस चुनौती को समझ पा रहे हैं कि करतार सिंह भड़ाना को मंगलौर में जिताना कितना टेढ़ी खीर उनके लिए साबित होने वाला है, क्योंकि प्रत्याशी बिल्कुल नए हैं। और किस तरह से वो माहौल बनाएंगे ऐसे में, तब जब 44,000 से ज्यादा वोट वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र रावत को लोकसभा चुनाव में हाल में संपन्न हुआ था उसमें मिले हैं, और बीजेपी प्रत्याशी खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे थे जो कई विधानसभा क्षेत्रों से लीड बनाते हैं, लेकिन मंगलौर में वो 23-24 हजार वोटों से पिछड़ जाते हैं। तो ये कितनी बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी बात यह कि 4 विधानसभा चुनाव जीतने वाली बीएसपी का जो सबसे आखिरी गढ़ है मंगलौर, क्योंकि आप समझिए कि सबसे मजबूत गढ़ यही है। इतनी रिपीट जीत बीएसपी को उत्तराखंड की किसी सीट पर नहीं मिली है। पहले विधानसभा चुनाव 2002 में जब हुआ था उत्तराखंड में, बीएसपी को 7 सीटें मिलती हैं, 2007 में उसे 8 सीट मिलती है, तब उसका खाता 2002 में 2 सीट उसे उधम सिंह नगर में मिलती हैं, 2007 में 3 सीट उधर मिलती हैं, 5 इधर मिलती हैं हरिद्वार में। तब हालांकि परिसीमन के बाद सीटों का समीकरण सब बदल गया है, तब लालडांग और इकबालपुर दूसरी सीटें होती थी, लेकिन मोटे तौर पे माना जाए तो मंगलौर और लक्सर, हरिद्वार ग्रामीण और जो भगवानपुर झबरेड़ा इधर के आसपास की इस जो देहात का जो हरिद्वार जिले का जो इलाका है, जो पूरी किसान बेल्ट, दलित और मुस्लिम बेल्ट है, इसमें बीएसपी का शुरुआती 2 चुनाव में अच्छा खासा दखल रहा, दबदबा रहा। जब उसने पहली बार 7 सीट फिर 8 सीट जीती, उसके 8 विधायक बने, लेकिन उसके बाद इन 2 चुनाव के बाद 2002 और 2007 के बाद बीएसपी का यानी हाथी का दम उत्तराखंड की सियासत में निकलने लगा। और उसके बाद 2012 में उसके 3 विधायक जीते, लेकिन हालांकि वो 2012 में लेकिन मजबूत स्थिति में होती है, क्योंकि सुरेंद्र राकेश भगवानपुर से जीत करके आते हैं। जब बहुगुणा सरकार बनती है तो उन 3 विधायकों के दम पे बीएसपी किंग मेकर की भूमिका में होती है, जो पूरा जो समीकरण 5 साल तक सुरेंद्र राकेश के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन इसके बाद जब चुनाव होता है, हालांकि उनका निधन हो जाता है, उनकी पत्नी ममता राकेश कांग्रेस से उपचुनाव लड़ करके फिर वो कांग्रेस में शामिल हो जाती है, तो बीएसपी का 2017 में फिर खाता भी नहीं खुलता है। फिर 2022 में जरूर 2 विधायक बीएसपी के बने हैं। मंगलौर में फिर उसने अपना गढ़ जीत लिया, और उसके अलावा लक्सर में बीएसपी से मोहम्मद शहजाद चुनाव जीते। बड़ा सवाल ये है कि सबसे मजबूत गढ़ है मंगलौर बीएसपी का, जहां से लोकसभा चुनाव में बीएसपी प्रत्याशी जमील अहमद को मात्र 5,500 वोट मिलते हैं। तो क्या जो मंगलौर और हरिद्वार रूरल राजनीति में जो ये फैक्टर चल रहा है कि इमरान मसूद जो सहारनपुर से चुनाव जीते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और इस पश्चिम की उत्तर प्रदेश की बेल्ट के बड़े मुस्लिम चेहरे उन्हें माने जाता है, और वो जिस तरह से नामांकन हालांकि कल कर नहीं पाए थे काजी निजामुद्दीन, लेकिन उस दौरान जब तमाम नेताओं का जमावड़ा था, जिसमें हरीश रावत, करण मारा, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह और बाकी भुवन कापड़ी और तमाम जो कांग्रेस के नेता थे वो सभी वहां पहुंचे थे, तब वहां इमरान मसूद भी पहुंचे हुए थे। ऐसा बताया जाता है कि पूरा जो काजी निजामुद्दीन के चुनाव का दारोमदार भी इमरान मसूद पर ही है, क्योंकि इमरान मसूद हरिद्वार जिले से लेकर के और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो मुस्लिम राजनीति का एक बड़ा चेहरा है, उनका बड़ा दखल है, और उन्हीं के चलते ही जिस तरह का माहौल बन रहा है। ऐसा भी कहा जाता है, कुछ हरिद्वार में कुछ तबकों में चर्चा भी हमने सुनी कि जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उनका भी एक तरह से अंदरूनी तौर पर कोई पैक्ट, कोई समझौता, कोई आपसी सहमति है, जिसका फायदा भी काजी निजामुद्दीन को मिल सकता है। यानी वहाँ के जो जानकार, राजनीतिक जानकार लोग हैं, जिन्होंने हमें बताया कि जो लगातार लड़ाई बसपा कांग्रेस की होती रही है, वो इस बार ये ज़्यादा संभावना है कि करतार सिंह भड़ाना वर्सेस काजी निजामुद्दीन की लड़ाई हो सकती है। यानी कि वहाँ असल लड़ाई इस बार शायद बीएसपी तीसरे नंबर पे रहे, और असल लड़ाई वहाँ पर 2 ही नेताओं में हो, करतार सिंह भड़ाना और काजी निजामुद्दीन में। तो क्या ये तस्वीर है? हालांकि जो बीएसपी के जानकार हैं वो मानते हैं कि
सरबत करीम अंसारी का अच्छा खासा वोट बेस रहा है और उनके बेटे उबैदुर रहमान को उनकी सहानुभूति का फायदा भी मिलेगा और जो बीएसपी का वोटर जो लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के पक्ष में चला गया था वो लौट करके वापस बीएसपी के पास आएगा और वहां जीत का समीकरण बीएसपी के पक्ष में रहने वाला है। ऐसा कहने वाले लोगों की भी कमी नहीं है, लेकिन कुछ जानकार ये मानते हैं कि मोटे तौर पर इस बार वहां बीजेपी उलटफेर करने की कोशिश करेगी क्योंकि उसके पास मंगलौर में खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो कांग्रेस के सामने चुनौती ये है, खासतौर पर करण मारा या दूसरे दिग्गजों के सामने, हरीश रावत के सामने भी चुनौती है कि काजी निजामुद्दीन ने मंगलौर में हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को 44,000 वोटों से भी ज़्यादा वोट दिलवाए, यानी बीजेपी पर 23-24,000 वोटों की लीड दिलवाई। तो अब हरीश रावत मंगलौर में काजी निजामुद्दीन के लिए कितना मेहनत करते हैं। और करण मारा के लिए हमने ये पहले भी कहा है कि करो मरो वाली स्थिति है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बुरी तरह से कांग्रेस हार चुकी है और ये दो बाई इलेक्शन, इससे पहले भी चंपावत और बागेश्वर का बाई इलेक्शन कांग्रेस हार चुकी है। इन दो उपचुनाव में भी अगर कांग्रेस कुछ नहीं कर पाती है तो 2027 के नज़रिए से लिए उसके लिए बहुत अच्छी तस्वीर और सूरत नहीं रहने वाली है। और यह बहुत अच्छा करण मारा के प्रदेश अध्यक्ष के नाते उनके लिए भी बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। तो ऐसे में पूरी कोशिश कांग्रेस नेतृत्व की, प्रदेश नेतृत्व की रहेगी कि मंगलौर में कांग्रेस अपना मैजिक जो 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखा है वो बरकरार रहे, उसे जीत मिले और वो बद्रीनाथ में बड़ा उलटफेर करे, क्योंकि बद्रीनाथ में कांग्रेस के सामने चुनौती है कि वो उसे अपना गढ़ बचाना है, 2022 की जीती हुई सीट को वापस हासिल करना है, ये चुनौती कांग्रेस के सामने है। तो मंगलौर में बीएसपी के सामने चुनौती है, जो आखिरी किला उसका उत्तराखंड में है, पहाड़ पॉलिटिक्स में, जो पहाड़ प्रदेश में जो उसका एक आखिरी गढ़ है मंगलौर, उसको वो बचाने की कोशिश करे। क्योंकि अगर मंगलौर बीएसपी इस बार हारती है तो उसके लिए उत्तराखंड की राजनीति में आने वाले समय और भी खराब फिर रहने वाला है। तो कुल मिलाकर बेहद दिलचस्प है। इमरान मसूद का फैक्टर है, वो कितना मंगलौर में काजी निजामुद्दीन की मदद करता है और त्रिवेंद्र सिंह रावत कितना करतार सिंह बढ़ाने के लिए कर पाते हैं, करतब दिखा पाते हैं, ये भी बेहद दिलचस्प होगा। तो असल सियासी नजरें जो है, असल सियासी लड़ाई है वो बद्रीनाथ में रहने वाली, क्योंकि वहां कांग्रेस को अपना एक तरह से सीट बचानी है और बीजेपी को ये सीट झटकनी है और बीजेपी को ये साबित करना है कि दल बदलू उनकी तरफ अगर आते हैं तो उनकी जीत की गारंटी बीजेपी देती, जो कि लोकसभा चुनाव में दिखाई नहीं दी। वो जीत की गारंटी कमजोर होती हुई नजर आई है, वो हिमाचल प्रदेश में भी कमजोर होती नजर आई है। तो क्या वो दल बदलुओं के लिए जीत की गारंटी बीजेपी में आना उत्तराखंड में रहता है? आयातित नेताओं के लिए बीजेपी में आना जीत की गारंटी रहता है? इसका परीक्षण इन दो उपचुनाव में होने वाला है। तनुज अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।